Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my second chapter of some basic concept of macroeconomics of revision. This is revision classes. So this is very important classes. अगर किसी भी बच्चे का क्लासेस छूट गया है स्टार्टिंग में तो आप इस चैप्टर से, इस वीडियो से इस चैप्टर को भी क्लियर कर सकते हैं, साथ में रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो लेट स्टार्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो हमारा यहाँ लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मैक्रो इकोनॉमिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो गुड्स से, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कितना तरह का है। देखिए हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किया गया है वो देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट लिखा गया है। आपका फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स है, ये आप देख सकते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। इस साइड में कंजप्शन गुड्स या आप कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स कह सकते हैं, ठीक ना। तो एक तरफ हमारे पास फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड, इंटरमीडिएट गुड्स है, और दूसरी तरफ हमारे पास कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स है। आखिर ये फाइनल गुड्स होता क्या है? फाइनल गुड्स वो होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे पेन, कॉपी अगर आप यूज कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स है। अगर वो फाइनल गुड्स बन के तैयार नहीं है, जैसे कि लकड़ी बन के तैयार नहीं होता है तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे ही वो लकड़ी को अगर आप चेयर बना देते हैं या बेड बना देते हैं या डोर बना देते हैं तो वो फाइनल गुड्स हो जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर अनफिनिश होगा तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, फिनिश होगा, बन के तैयार होगा तो उसे फाइनल गुड्स कहेंगे। कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो जितने भी गुड्स हैं जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स मशीन हो गया जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है, उसे हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे फाइनल गुड्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फाइनल गुड्स फाइनल यूजर यूज करता है, यही लिखा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको देख के ही समझ जाएंगे। फाइनल गुड्स बस वही गुड्स होता है जिसे आप लोग यूज करते हैं या कंज्यूमर जिसे यूज करता है। जो फिनिश गुड्स होता है वही फाइनल गुड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा बात। फिर आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स होता है, मैंने बताया था, जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, जो फिनिश नहीं होते हैं, जो अनफिनिश गुड्स होते हैं, उसे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है सम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ कहा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स भी होता है और इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन से ऐसे गुड्स हैं जो फाइनल गुड्स भी है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज ए फाइनल एज ए अनदर एज ए सेट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। The same goods may be final or intermediate. The distinction between depend on the end use of the goods. The illustration एक दिया गया है, sugar used as a raw material in the production of the biscuit is a intermediate goods. अगर बिस्कुट बनाने के लिए शुगर का यूज कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। बट sugar used by the household in the milk और टी, it is a final goods. मतलब यहाँ पे एक ही गुड जो है दो तरह का रूप ले रहा है। मान लीजिए शुगर बिस्कुट मैं बना रहा हूँ, मैं बिस्कुट का फैक्ट्री है और मैं वहाँ पे शुगर, बिस्कुट में तो शुगर लगता है, चीनी के बिना तो बिस्कुट तैयार होता नहीं है। तो जब बिस्कुट को बनाने के लिए चीनी का यूज होगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, मतलब एक रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। बट वही अगर चीनी मैं घर में यूज कर रहा हूँ चाय बनाने के लिए तो वो आपका बिल्कुल फाइनल गुड्स हो जाता है। मतलब एक ही गुड्स एक समय में क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब कच्चा सामान है, और एक ही समय में वो फाइनल गुड्स भी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कुछ गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है और कुछ गुड फाइनल गुड्स हो सकता है। तो आपका शुगर जो है, चीनी जो है, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ द गुड्स। एंड यूज मतलब होता है कि आखिर उसका यूज कौन कर रहा है गुड्स का, जो इसका यूज करता है उसके लिए वो फाइनल गुड्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, वाई क्लासिफाई द गुड्स एज ए फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, व्हाट मैटर द एंड यूज ऑफ गुड्स। एंड यूज का मतलब क्या होता है? इफ इट इज यूज बाय द प्रोड्यूसर एज ए रॉ मटेरियल, अगर प्रोड्यूसर के द्वारा ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, कच्चा सामान के रूप में यूज किया जाता है, इट इज ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, है ना, और मैं कुछ गुड्स बिस्कुट बनाता हूँ और बिस्कुट के लिए चीनी का उपयोग मैं कर रहा हूँ, तब वो रॉ मटेरियल हो जाएगा मेरे लिए। इफ इट इज परचेज एंड रीसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, इट इज ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वो परचेज किया जाता है या रीसोल्ड भी किया जाता है तभी वो इंटरमीडिएट गुड्स है। बट इफ इट इज यूज एज ए प्रोड्यूसर एज ए फिक्स एसेट लाइक ट्रैक्टर, तो इट इज ए फाइनल गुड्स। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ कहा गया कि अगर आप रॉ मटेरियल का यूज करते हैं तो आपका एक प्रोडक्शन करने के लिए जो भी, जैसे कि मैं एक इंडस्ट्री स्टार्ट करता हूँ और वहाँ पे मैं रॉ मटेरियल लगाता हूँ, तो रॉ मटेरियल मेरे इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, कच्चा सामान हो गया, जबकि ट्रैक्टर मेरा कच्चा सामान नहीं है, वो फिनिश गुड्स है, वो फाइनल गुड्स हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया कि किसका कैसा एंड यूज होगा उस तरह से वो मैटर करता है वो किस तरह का गुड्स हैं, कि फाइनल है या इंटरमीडिएट गुड्स हैं।
इस चैप्टर का जो रिवीजन का क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरह से याद करें, समझें कि आखिर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो इससे पहले मैंने बताया ही दिया है आपको फाइनल गुड्स के बारे में और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में ऊपर में, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें डिफरेंट क्या है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। तो देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में डिफरेंट दिया गया है। फाइनल गुड्स बस वो जो बाउंड्री को क्रॉस कर देता है, इंटरमीडिएट गुड्स जो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है। मतलब जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, आज जो बन के तैयार हो जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं, उसे हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट है, आप इसको बिल्कुल याद करिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इस पर ध्यान दें। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक ना। सो थैंक यू, बट दिस वीडियो इज नॉट कम्प्लीटेड। कंजप्शन गुड्स एंड द कंज्यूमर गुड्स आखिर क्या है, देखते कंज्यूमर गुड्स कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स क्या है ना। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, और कंजप्शन गुड्स को ही हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, ठीक ना, दोनों एक ही हैं। कंजप्शन गुड्स में कितना तरह का गुड्स आता है, ड्यूरेबल गुड्स आता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आता है, और नॉन मटेरियल गुड्स आता है या सर्विस आता है। देखिए ड्यूरेबल गुड्स होता है जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, पंखा हो गया, ये सब क्या है, आपका फैन हो गया, ये ड्यूरेबल गुड्स होता है जो बहुत दिन तक चलता है, कम से कम 1 साल से ज़्यादा चल सकता है। पर सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आता है खाने पीने का सामान हो गया, या क्लोथ हो गया जो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, शूज हो गया जो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में ब्रेड आ गया, बटर आ गया, या फिर आपका कोल्ड ड्रिंक आ गया, या वाटर आ गया, जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, जो एक बार में खत्म हो जाए, उसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। फिर आ गया सर्विस को भी हम लोग एक तरह का गुड्स मानते हैं। सर्विस जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक तरह का गुड्स है, उसका भी मनी वैल्यू है। हर चीज़ का गुड्स हो या सर्विस हो जिसका मनी वैल्यू है, वो आपका गुड्स के रूप में आता है, वो भी एक गुड्स का टाइप है। जैसे डॉक्टर, लॉयर या सर्वेंट का भी सर्विस जो होता है वो गुड्स के रूप में कहा जाता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम करता है, जैसे मशीन उशीन हो गया, ये सब कैपिटल गुड्स होता है, जैसे गुड्स से गुड्स बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सभी कैपिटल गुड्स जितने भी मशीन है वो बिल्कुल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। मतलब कि प्रोड्यूसर मतलब कि अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मेरे लिए मशीन क्या है, एक कैपिटल गुड्स है। पर प्रोड्यूसर के पास सिर्फ मशीन नहीं होता है, रॉ मटेरियल भी होता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सारा जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, बिल्कुल सारा मशीन प्रोड्यूसर के लिए काम आता है। पर सारा प्रोड्यूसर गुड्स जो होता है, जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल भी है। तो रॉ मटेरियल और मशीन के द्वारा बिना काम नहीं होता है। तो यहाँ पे ये दो याद रखें आप। फिर यहाँ पे कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंट दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन कंपोनेंट दिया है, आप इसे भी देख सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट क्या है, जब हम कहीं पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट है आपका। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, जो मैंने एक बार करके लगा के रख दिया वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर उसमें कुछ चेंजेज आता है इन्वेस्टमेंट में तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जिसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो, और नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट दिया है, फिर दोनों में डिफरेंट दिया है। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मतलब डिडक्शन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट का वैल्यू घटने लगे तो वो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन आपका बहुत कारणों से होता है, नॉर्मल वियर टियर के कारण। तो इसका भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, मान लीजिए एक मशीन मैं लेता हूँ और वो 10 साल बाद पुराना हो जाएगा, तो मुझे अगर पता है कि हाँ उस पर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो क्यों नहीं मैं जितना जितना डेप्रिसिएशन लगेगा उतना पैसा को जमा करूँ, और एक दिन जैसे वो पुराना होगा मैं एक नया मशीन ले लूँ। तो कभी भी मुझे पता रहता है कि अगर मेरा एसेट पुराना होने वाला है, डेप्रिसिएट होने वाला है, और उस डेप्रिसिएशन के लिए मैं पैसा को इकट्ठा करता हूँ, फंड को इकट्ठा करता हूँ, और जिस दिन वो पुराना होगा मैं एक नया मशीन ले लूँगा। तो मशीन को पुराना होने से पहले आप मशीन के लिए पैसा जमा करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक तरह का डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहलाता है। एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड एडिशंस का मतलब होता है, वो एक्सपेक्टेड एडिशन मतलब होता है जिसके बारे में पता रहता है हाँ ये चेंज होगा। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो पता नहीं रहता कि हाँ ये चेंजेज होगा, जैसे बाढ़ आना पता नहीं रहता है, पर हाँ मशीन पुराना होगा ये पता रहता है, एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड एडिशन और अनएक्सपेक्टेड एडिशंस का मतलब हो गया, एक्सपेक्टेड मतलब जो पता रहता है कि हाँ मशीन डेप्रिसिएट होगा, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जो पता नहीं रहता है कि जैसे कि बाढ़ आना या भूकंप आना, कुछ भी आना। ठीक है, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं। कैपिटल लॉस आपका बिल्कुल लॉस हो गया। कंजप्शन गुड्स धीरे धीरे डेप्रिसिएट करता है एसेट्स का वैल्यू, पर कैपिटल लॉस क्या करता है, जैसे कि लॉस हो गया, चोरी हो गया, तो ये पूरी तरह से खत्म कर देता है आपका एसेट्स को। ठीक ना, तो स्टॉक एंड फ्लो क्या है, स्टॉक अगर मैं बैंक में मेरा आज का डेट में अगर 10,000 रुपये रखा हुआ है एग्जैक्ट टाइम में आज का दिन में, तो वो स्टॉक है। और अगर मैं 1 महीना के अंदर पैसा ला रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो अगर बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो एक तरह फ्लो है। तो स्टॉक एंड फ्लो हो गया।
ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं स्टॉक एंड फ्लो में, तो ये हमारा अब उसके बाद है फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हमारे 4 सेक्टर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर में हम लोग आते हैं, कंज्यूमर आता है जो हम लोग डिमांड करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर में वो सेक्टर आता है जो गुड्स को बनाता है। और गवर्नमेंट सेक्टर का एक ही काम है हमसे टैक्स लेना, सब्सिडी देना। और एक्सटर्नल सेक्टर को हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। फिर इंटर सेक्टर फ्लो का मतलब होता है कि हमारा जितना भी सेक्टर है, ये चारों जो सेक्टर है ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा रहता है। हाउस होल्ड के बिना फर्म काम नहीं कर सकता, फर्म के बिना हाउस होल्ड काम नहीं कर सकता, क्योंकि हाउस होल्ड ही लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप फर्म को देता है और फर्म उसके बदले में इसको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी देता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखें। हर सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देता है। इस तरह से ये भी रिलेशन इंटर सेक्टर मतलब सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ एक बात याद रखें, रियल फ्लो में क्या होता है। आप रियल फ्लो के बारे में इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे रियल फ्लो में दिखाया गया कि हाउस होल्ड सेक्टर फर्म प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ फैक्टर सर्विस देता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप देता है, तो वो आपका रियल फ्लो कहलाता है। बदले में फर्म उसको क्या देता है, गुड एंड सर्विस देता है। अगर ये इसको ये 4 चीज़ देगा, ठीक ना, तो उसका ये यूटिलाइज करके इसी को गुड एंड सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका रियल फ्लो हो गया। मनी फ्लो में क्या होता है कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, फिर मैंने प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड को ले लिया। हाउस होल्ड मतलब हम लोग यहाँ देख सकते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर इसको फैक्टर पेमेंट करता है, जैसे कि लैंड के बदले रेंट देना, वेजेस के बदले लेबर के बदले वेजेस देना, कैपिटल के जगह इंटरेस्ट देना। तो इस तरह से ये फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड को, क्योंकि अभी रियल फ्लो में हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दिया था। और यहाँ पे जब हाउस होल्ड गुड एंड सर्विस यूज करता है तो उसको ये एक्सपेंडिचर देता है, किसको देता है, प्रोड्यूसर को। तो ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब होता है 3 सेक्टर जो है हमारा कभी रुकता नहीं है, प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन करोगे तो कंजप्शन होगा, कंजप्शन करोगे तो एक्सपेंडिचर होगा। ये सर्कुलेशन चलते रहता है, इससे हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। फिर जो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, फिर जो इनकम, प्रोडक्शन करेंगे तो इनकम होगा, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर करेंगे मतलब डिस्पोजिशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल को दिखाया गया है। यहाँ पे इसमें सभी कुछ को अच्छे से दिखाया गया है। इसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो को भी दिखाया गया है। रियल फ्लो का मतलब होता है जहाँ पे हमारा मनी के बारे में बात नहीं किया जाए। मनी फ्लो वो होता है जहाँ पे हमारे सिर्फ मनी के बारे में बात किया जाता है, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे सर्कुलर फ्लो मॉडल का इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। सो थैंक यू एंड दिस चैप्टर इज completed. So and this revision is also completed, and this important question about intermediate goods and final goods and the intermediate goods is very important question. So must learn and write and also understand this chapter. So thank you.